कौन पाठ है? जनन है। बायोलॉजी का छठा पाठ है, कल अगला क्लास में अगला पाठ, ठीक ना। तो कहता है जनन क्या है? कची, ठीक ना। तो जब कोई जीव अपने ही जैसे छोटे बच्चा या तो फिर जीव को कची देता है? जनन देता है ना। और जनसंख्या में वृद्धि करता है तो इसे कची कहते हैं? जनन, ठीक है। प्रजनन कहने का मतलब यही बोध होता है, लगभग थोड़ा सा हमें बदलाव आता है कची। प्रजनन कहने का मतलब कची कि किसी तरह के खास बदलाव ना हो, ठीक ना, लेकिन उत्परिवर्तन होता है, वातावरण के अनुसार बदलाव होते हैं, ठीक है। तो जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ठीक ना। तो अलैंगिक जनन कैसे कहते हैं, है ना, तो जिसमें नर और मादा एक ही जीव में होता है ना। अलैंगिक जनन कैसे करते हैं? ऐसा जनन जिसमें नर और मादा एक ही जीव में होता है उसे कैसे करते हैं? अलैंगिक जनन। अथवा ऐसे जनन में संतान के अनुवांशिक गुण ठीक जनकों के समान होता है, ठीक ना, और इसमें निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक ना। इसको जो संतति आता है उसे कलोन भी कहते हैं, एक पुंजक भी कहते हैं, क्योंकि एक ही हो सही है ना। इसकी पीढ़ियां जो होती है अमर के बराबर होती है, जैसे कि अमीबा में, ठीक ना। अमीबा को टूट करके कैसे होता है? अगले पीढ़ी में जाता है, ठीक ना, इसलिए कैसे कहता है इसे एक पुंजक। अलैंगिक वाले अमर माने जाते हैं, कैसे माने जाते हैं? अमर, ठीक ना। अच्छा, अलैंगिक में कैसे होता है? जीवों में अलैंगिक जनन निम्नलिखित विधि द्वारा होता है, विखंडन द्वारा। किसके द्वारा? विखंडन द्वारा जनन क्या होता है? तो विखंडन द्वारा कोशिकीय जीव जो होता है कैसे करता है? टूट जाता है, कैसे होता है? टूट जाता है ना। और दोनों फिर संतति कैसे बन जाते हैं? जो छोटे छोटे जीव थे संतति बन जाते हैं, फिर बड़ा होकर के फिर कैसे कर जाते हैं? टूट जाते हैं। इसी प्रकार से प्रक्रिया चलते रहता है, जिसे हम लोग कैसे कहते हैं? विखंडन, है ना। अमीबा पैरामीशियम जीवाणु शैवाल ये सब विखंडन के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होता है जनन? विखंडन। एक होता है द्विखंडन, एक होता है बहुखंडन। एक होता है द्विखंडन, दूसरा बहुखंडन। द्विखंडन में क्या होता है कि इसमें व्यष्टि जो है एक से 2 भागों में टूटेगा, ठीक ना। जब एक बड़ी कोशिका अर्थात कची संतति कोशिका, ठीक ना, संतति, और एक होता है दंपति। ध्यान रखना था, दंपति कहने का मतलब कि माता पिता वाले यानी कि जनक, पिछला पीढ़ी, और संतति जो होता है छोटका यानी कि अगली पीढ़ी, ठीक ना। तो जब एक दंपति कोशिका 2 भागों में टूट जाता है ना, चाहे तो उसको मातृ कोशिका भी कहते हैं, किसको? जिसको से टूट रहा है, ठीक ना। जब एक मातृ कोशिका 2 पुत्री कोशिका में विभाजित हो जाएगा तो उसे कैसे कहते हैं? द्विखंडन। कैसे कहते हैं? जैसे में जीवाणु, ईस्ट, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ठीक ना। और जब एक मातृ कोशिका अनेकों पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होते तो उसे कैसे कहते हैं? बहुखंडन, ठीक ना। तो यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अमीबा में जनन क्रिया को समझाएं। किसमें? अमीबा में, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले अमीबा का शरीर कैसे होता है? परिपाक होता है। अमीबा का शरीर क्या होता है? परिपाक होता है, और उसमें केंद्रक, समसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन 2 अलग अलग भागों में बांट जाते हैं, है ना। और फिर वह दोनों केंद्रक परिपाक होता है, दोनों संतति के रूप धारण कर लेता। और इस तरह के जनन को क्या कहते हैं? अमीबा में जनन। जैसे कि यहाँ पर चित्र के माध्यम से बताया गया है कि ये कच्चे है, केंद्र किसका है ना, यानी कि कच्चे पहले एक प्रथम पीढ़ी है, एक पीढ़ी है, ठीक ना। और इसमें केंद्र का कच्चे होने लगा, विभाजन होने लगा परिपक्व होने के बाद, और ये 2 भागों में बट गया, दोनों कोशिकाएं कच्चे हो गए, अमीबा यानी पहले के जैसा हो गया, ठीक ना। इसका नियमित आकार नहीं होता, इसलिए चित्र में किसी भी तरह से कैसे कर सकते हैं? पार सकते हैं, लेकिन केंद्र का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुखंडन समझ में आया? कच्चे के एक दंपति कोशिका, चाहे एक दंपति जनक अपने से 2 या 2 से ज्यादा वाला भागों में, 2 को नहीं अधिक भागों में टूट जाता है, ठीक ना। और इससे जो निर्माण होता है उसे कैसे कहते हैं? बहुखंडन कहते हैं, ठीक ना। निम्न कोटि के सवाल के भीतर या कोशिका के चारों ओर एक कड़ी भित्ति का निर्माण होता है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं? पुट्टिया सिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पुट्टिया सिस्ट, ठीक ना। और इसके बाद मुकुलन द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है। किसके द्वारा? मुकुलन, मुकुल, क्या चाहिए? मुकुल यानी मुकुलन। मुकुलन कहने का मतलब होता है ना कि इस तरह से छोटे से कोशिका के ऐसे मुकुल निकलता है, ठीक ना। यानी कि मुकुलन एक प्रकार के अलैंगिक जनन है। मुकुलन क्या है? अलैंगिक जनन है, जो जनक के शरीर पर धरातल से कलिका फूटते हैं। क्या फूटते हैं? कलिका। सीज के पौधा देखा है, नागफनी, कैक्टस सब, इसको भी काचे होता है, वहां पर से एक कली सा निकलता है, ठीक ना। तो उसको भी काट करके रोप देते हैं, तो उससे भी एक काचे होता है, अलग प्रकार के पौधा का उत्पत्ति हो जाता है, ठीक ना। तो इसे काचे कहते हैं हम लोग, मुकुलन विधि कहते हैं। ये किस में होता है? तो ईस्ट ऑफ हाइड्रा में। किसमें? ईस्ट ऑफ हाइड्रा। इसके बाद आता है काचे अपखंडन या पुनर्जनन। अपखंडन या पुनर्जनन, ठीक ना। ऐसे जनन में जीवों का शरीर किसी कारणवश 2 या अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है, और प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भाग को विकास कर लेता है और नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। तो इसे काचे कहते हैं? अपखंडन या पुनर्जनन, ठीक ना। जैसे कि देखा जाए कि छिपकली का पूंछ टूट जाता है, तो छिपकली में से तो पूंछ बन जाता है, लेकिन पूंछ से छिपकली नहीं बनता है ना। तो इसमें हम लोग कैसे कहेंगे? अपखंडन या पुनर्जनन नहीं होता, लेकिन ऑक्टोपस में ऐसा हो जाता है ना। और टूट जाएगा तो उसे अपना पूरा शरीर का निर्माण कर लेता है, ठीक है। और भी कच्चे स्पाइरोगायरा, हाइड्रोप्लेनेरिया, इस समय कच्चे होता है तो अपखंडन होता है, विखंडन अपखंडन मतलब तो
ये प्लेनेरिया है, जीव एक कोशिकीय है ना, टूट के 4 भाग में बच गया और चारों से फिर एक प्लेनेरिया बन जाएगा, है ना। तो यह अगली पीढ़ी यानी कि अपने में संतति यानी जीवों की उत्पत्ति करने की कैसी है विधि है। कौन सी विधि है? तो अलैंगिक जनन विधि है। कौन विधि है? उसके बाद आता है बीजाणु जनन। कौन सा जनन आता है ना, बीजाणु जनन किसे कहते हैं? तो देखो इस श्रेणी में क्या होता है कि निम्न श्रेणी में जीवों की सूक्ष्म थैली जो है ना, क्या होता है निर्माण होता है और इसके अंदर छोटी छोटी गोली हल्की हल्की रचना बनाती है जिसे बीजाणु या स्पोर कहते हैं। निम्न श्रेणी के जीवों में क्या होता है छोटे छोटे है ना, इसके अंदर छोटी गोली हल्की रचना होती है जिसे बीजाणु या क्या कहते हैं स्पोर। इसके चारों ओर एक मोटा कड़ा आवरण हो जाता है। बीजाणु के चारों ओर क्या होता है मोटा चारों आवरण जिसे बीजाणु धानी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजाणु धानी, ठीक है। और इसकी सुरक्षा प्रदान करती है। यह बीजाणु धानु वायुमंडल में स्वतंत्र प्रकीर्णन होता है और परिपक्व होकर अंकुरित होकर के पुनः जनन का कार्य करता है। स्वतंत्र घूमित रहता है फिर अंकुरित होकर के बहुत सारे अपने जैसे छोटे छोटे संततियों का निर्माण करता है, ठीक ना। इसलिए क्या चाहिए बीजाणु जनन भी अलैंगिक जनन का उदाहरण होता है। बीजाणु जनन किसका उदाहरण है? अलैंगिक जनन का, ठीक ना। और इसके बाद होता है पौधों में कायिक प्रबंधन। किसमें? पौधा है। पौधा में जो कायिक प्रबंधन है ये भी अलैंगिक जनन का उदाहरण है। पौधा में कायिक प्रबंधन किसका उदाहरण है? अलैंगिक जनन का, ठीक ना। मतलब कि वह प्रक्रिया जिसमें पादप का शरीर का कोई हिस्सा, चाहे तो हो सकता है तना हो, चाहे तो हो सकता है जड़ हो, चाहे तो हो सकता है पत्ती हो, है ना, उसके अलग कर दे और फिर उससे जीव की उत्पत्ति हो जाए, मतलब को अपने जैसा हो जाए तो उसे कच्चे कहते हैं कायिक प्रबंधन। जैसे कोचिंग होगा आलू में, आलू के अंकुर वाले भाग को अलग कर देते हैं, है ना, उससे भी कच्चे करते हैं। नहीं तो कभी कभी पूरे आलू रोप देते हैं, है कि नहीं। और भी कच्चे में जलकुंभे में अंगूर, सजावटी पौधे, मुनगा में होगा, मुनगा में हो जाए, दियांच में अखारखंड, लेकिन हरा रहना चाहिए तब तक के, है ना। अखारखंड के काट कर रोप देते हैं, उसके बाद अपने से कैसे कर लेता है पौधा का निर्माण कर लेता है, ठीक ना। इस समय भी होता है और बहुत सारे इसका उदाहरण है। अलैंगिक जनन समझ में आया। इसके बाद आता है लैंगिक जनन, ठीक ना। इसको ज्यादा विस्तार से हम लोग अगला क्लास में अध्ययन करेंगे जब फैकल्टी साइंस रहेगा, बायोलॉजी रहेगा तब, ठीक ना। लैंगिक जनन क्या कहता है? ऐसे जनन जो विपरीत लिंग वाले होते हैं, मतलब कि इसमें नर और मादा होता है। लैंगिक जनन का क्या होता है? अलैंगिक अलग अलग नहीं रहेगा, लैंगिक अलग अलग रहेगा, ठीक ना। लैंगिक जनन में नर और मादा अलग अलग, अलैंगिक में नर मादा अलग अलग नहीं। इसको में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है अंतर लिखते समय, इसलिए ध्यान रखना, ठीक ना। नर मादा अलग किसमें होते हैं? लैंगिक में, क्या लैंगिक में? लैंगिक में, ठीक ना। नर तथा मादा दोनों जनक अलग अलग प्रकार के युग्मक का निर्माण करते हैं, ठीक ना। और नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु, और मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु, ठीक है। और दोनों को मतलब कि नर युग्मक अंडाणु, नर युग्मक शुक्राणु, नर युग्मक अंडाणु या शुक्राणु, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कहते हैं, है ना। और यह जब शरीर के अंदर होता है तो उसे अंतर निषेचन, और जब यह शरीर के बाहर होता है तो उसे कैसे कहते हैं? बाह्य निषेचन। जैसे मछलियों में चाहे तो जलीय जीव में बाह्य निषेचन होता है, लेकिन उच्च श्रेणी के जंतु में, माने कि बड़े आकार के जंतु में कहाँ होता है? शरीर के अंदर होता है। जिसमें मानव भी आता है, कुत्ता भी आता है, गाय भैंस, ये सब जितना उच्च श्रेणी के जगह हाथ गोड़ नाक मुंह कान बढ़िया से विकसित रहेगा उच्च श्रेणी के जंतु हो जाएगा, ठीक ना। आगे आता है कच्चे कि निषेचन के बाद जाइगोट या जुग्मनज बनता है। कैसे बनता है? जाइगोट या जुग्मनज, है ना। और जो धीरे धीरे विकसित करके भ्रूण का आकार लेता है ना। और भ्रूण जो होता है कैसे करता है? उसका लिंग निर्धारण होता है, चाहे तो नर हो सकता है, चाहे तो कैसे हो सकता है? मादा हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद फिर कैसे होता है? उसका जब जन्म होता है तो उसे हम लोग शिशु के नाम से जानते हैं, ठीक ना। और जिसमें सब तरह के शिशु के अलग अलग के नाम से, जैसे मानव के शिशु है तो उसे बच्चा या बच्ची, लड़का या लड़की, है ना। लेकिन जब तक लिंग निर्धारण तो उसे बेबी हम लोग कह के पुकारते हैं, मतलब कहीं पता नहीं है कि शिशु काची है, नर है या मादा। लेकिन जब पता चल जाता है तो उसे उसी तरह से कुत्ता में अलग अलग नाम से बचाते हैं, है ना, पिल्ला। सुअर के अलग से बताते हैं छौना, भैंस को अलग अलग से दर्शाते हैं, है ना। गाय को अलग अलग, बकरी को अलग अलग, उसी प्रकार से, है ना। अरे और काजी कहता है, चलो अब ठीक है है ना। आएगा लिंग के आधार पर जीव को 2 भागों में बांटा गया। लिंग के आधार पर कितना भाग बांटा गया? एक लिंगी और द्विलिंगी। एक लिंगी और, है ना, एक लिंगी किसे कहते हैं? कि जिस जीव में केवल एक लिंग होते हैं, है ना, यानी कि नर अलग और मादा अलग, तो उसे कैसे कहते हैं? एक लिंगी, है ना। और जिसमें नर और मादा दोनों एक ही पौधे में होते हैं तो उसे कैसे कहते हैं? द्विलिंगी। जैसे कि द्विलिंगी में गुड़हल, है ना, गुड़हल वही, हाइड्रा, है ना, सरसों, ये सब कैसे है? एक लिंगी है कि द्विलिंगी है? द्विलिंगी है ना। और जिसमें नर अलग मादा अलग, है ना, तो कच्चे जगह एक लिंगी। जैसे कच्चे मनुष्य, बंदर, मेढक,
है ना, गाय भैंस ये सब कच्चे एक लेंगे, इसमें नर अलग मादा अलग, ठीक ना, तो कच्चे हो जाएगा एक लेंगे, और जिसमें नर मादा दोनों एक ही में तो उसे कच्चे हो जाएगा द्वे लेंगे, चाहे तो भाई लेंगे उसको कहते हैं, है ना, दो लिंग को क्या कहते हैं, है ना। आगे कहता है कि पौधों में लैंगिक जनन, पौधों में, है ना, तो पौधों में लैंगिक जनन के लिए कम से कम 4 चीज उपस्थित होता है। पहला बाह्य दल पुंज, क्या चाहिए, और उसके बाद दल पुंज, और उसके बाद पुमांग, उसके बाद जयांग, ठीक ना। पौधा को जो पंखुड़ियां होती है और नीचे वो हरा हरा होता है उसे कहते हैं क्या चाहिए, बाह्य दल पुंज, और उसके बाद जो पंखुड़ियां होता है उसे कहते हैं दल पुंज, है ना। और डंठल के अनुसार होता है उसमें क्या होता है, पुमांग और जयांग, ठीक है। और इसके और भी भाग है, बाह्य दल पुंज एवं दल पुंज बाहरी दल सहायक होते हैं, जबकि पुमांग और जयांग कच्चे होता है जरूरी आवश्यक अंग होता है। पौधा में मुख्य जनन अंग कच्चे है जयांग और पुमांग, ठीक है, लेकिन उसको सुरक्षा देने के लिए, बाहरी जीवों से सुरक्षा करने के लिए कच्चे रहता है दल पुंज रहता है, दल पुंज को सहारा देने के लिए कच्चे रहता है बाह्य दल पुंज रहता है, ठीक है। एक साधारण ओलाद के फूल में सब देखने को मिलता है, ठीक है। आगे आता है कच्चे के सहायक अंग जो होते हैं, मतलब कि फूल का आकर्षक बनाने में मदद करते हैं, कुछ बनाने में आकर्षक, सुगंधित देने में, है ना। और यह आवश्यक अंग रक्षा भी करता है, जबकि आवश्यक जनन अंग क्या है, तो आवश्यक जनन अंग है मेन पुमांग और जयांग, किसमें, पौधा में, है ना। तो पुमांग किसे कहते हैं, तो पुमांग पौधा में नर जनन अंग है, पुमांग क्या है, नर, उसे पुरुष, उसे पुमांग, ठीक है, नर जन्म। और इसमें कई लंबी रचनाएं होते हैं जिसे पुंकेसर कहते हैं, लंबी रचना होता है जिसे क्या कहते हैं, पुंकेसर, ठीक है। एक है जयांग, जयांग क्या है, पुष्प का मादा भाग है, जयांग क्या है, पुष्प का मादा भाग, है ना, जो कि एक या अधिक स्त्रीकेसर या कार्पिल से बना होता है, और यह प्रत्येक स्त्रीकेसर के 3 भाग में बने होते हैं। पहला अंडाशय, वर्तिका और वर्तिका, ठीक है, अंडाशय नीचे वाला भाग, ठीक है, अंडाशय नीचे वाला, लंबा डंठल कच्चे, वर्तिका ऊपर वाला जाकर के कटोरे जैसा जो रहता है उसे कच्चे कहते हैं वर्तिका, ठीक है। पुंकेसर में कब कच्चे, पुमांग, उसमें पुतंतु, है ना, पराग कण, ठीक है। और जयांग में कच्चे 3 भाग, अंडाशय नीचे वाला भाग, और उसके बाद वर्तिका और ऊपर वाला भाग कच्चे वर्तिका, ठीक है ना। स्त्रीकेसर का जो भाग पुष्पासन से जुड़ा होता है अंडाशय कहलाता है, जो नीचे वाला भाग रहता है कच्चे कहलाता है अंडाशय, और यह फूली हुई होती है, और इसका ऊपर वाला भाग गोल तथा डंठल जैसा होता है उसे कच्चे कहते हैं वर्तिका कहते हैं, क्या कहते हैं। और ऊपर जो एकदम गोल कच्चे होता है, घुंडी जैसा होता है, घुंडी शब्द भाषा का उपयोग करता है किताब में भी, घुंडी जैसा होता है उसे कच्चे कहते हैं वर्तिकाग्र कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र, ठीक ना। और उसमें कच्चे होता है छोटा छोटा चिपचिपा रचना होता है, जैसे कि यहाँ पर फूल में हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला भाग क्या है, ये वाला भाग है दलपुंज, ठीक ना। और इसमें यहाँ पर कच्चे हो जाएगा अंडाशय, ठीक ना, और इसमें कच्चे हो जाएगा पुंकेसर, स्त्रीकेसर, सबसे ऊपर वाला कच्चे हो जाएगा वर्तिकाग्र, और जो रंध्र के रूप में रहेगा कच्चे रहेगा वर्तिका, ठीक है। अच्छा, परागकण इसके बाद आता है, इसके बाद क्या आता है, पराग, है ना। तब परागकण क्या होता है, तब परागकण कहने का मतलब है ना कि वे कण जो निषेचन के लिए अर्थात पौधों में लैंगिक जनन कराने के लिए कच्चे होते उत्तरदायी होते उसे परागकण कहते हैं। लेकिन परागकण पुंकेसर से स्त्रीकेसर पर आना अथवा स्त्रीकेसर से पुंकेसर पर जाना कच्चे कहलाता है, परागण कहलाता है। तो थोड़ा सा ध्यान से, परागकण एगो होता है परागण, ठीक है। अच्छा, कहता है परागण क्या है, पराग कोश से परागकण निकलकर उसी फूल या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, है ना। परागकण अपने ही जाति के अथवा अपने ही जाति के दूसरे पौधे पर या तो अपने पौधे पर, है ना, पहुंचता है, तो इस पर क्या कच्चे कहते हैं, परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण से फल में जो होता है ना, पौधे में फसल अच्छे नहीं होते, पर परागण में कच्चे होता है, अच्छे होते हैं, ज्यादा संभावना कि संतति क्या होता है, अच्छा होता है। स्वपरागण किसे कहते हैं, तो जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्वयं या उसी पौधे से अन्य पुष्प में वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे कच्चे कहते हैं स्वपरागण। स्वपरागण द्विलिंगी या उभयलिंगी पौधे होते हैं, जैसे कि सूरजमुखी, बालसम, मक्का, पोर्चुला का, ये सब कच्चे है स्वपरागण वाले होना, कच्चे वाले स्वपरागण। और परपरागण क्या कहता है कि जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के मतलब वही जाति के रहे, है ना, जैसे मक्का वाला है तो मक्का वाला पर, ना कि जिनोरा वाला से परागण करेगा, ठीक है, तो उसी जाति के पुष्प पर परागण जो करता है तो उसे कच्चे कहते हैं पर परागण, ठीक है। और पर परागण भी बहुत प्रकार से होते हैं, जैसे कि जब कीट से होगा तो कीट परागण, पक्षी से होगा तो पक्षी परागण, जल से होगा तो जल परागण, है ना, हवा से होगा तो हवा परागण कहलाएगा, चाहे तो वायु परागण उसे कहते हैं। इसमें कच्चे करता है कीट, जल, पतंग, मानव के हाथ को, है ना, इसमें कच्चे करता है परागण में मदद करता है। नहीं चलेगा किनारे किनारे धान के हाथ से बटोरित, है ना, और बात करेगा, और बाद नाक से छींक लाएगा, उसको झाड़ लगा खांसी बुखार। परागकण से बहुत ज्यादा भी पराग एलर्जी होता है बीमारी परागकण से, इसलिए नाक पर मास्क उसको पहन के चलो। कितना परागकण उड़ रहा है ना, वायुमंडल में दिख नहीं रहा,
इसलिए आगे कहा था कचे कि परागन है ना, परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसके बाद वर्तिका से होते हुए बीजांड में प्रवेश कर जाता है। परागकण कहाँ पहुंच जाता है? वर्तिका से होते हुए बीजांड में, ठीक ना। और वहां बीजांड में मादा युग्मक अंड कोशिका से निषेचन होता है और अंडाशय जो है फल के रूप में विकसित होता है। अंडाशय कौन से रूप में विकसित होता है? फल का। फल के रूप में जब विकसित होता है तब पंखुड़ियां गलने लगती है। पंखुड़ियां कच्चा लगता है। बाह्य दलपुंज सहारा के रूप में काम करता है और अंततः वो भी कच्चा होता है, खत्म। कोहड़ा के पौधा में साधारणता देखने को मिल सकता है ना। जब परागन प्रक्रिया हो जाएगा है ना, तो उसमें दलपुंज, बाह्य दलपुंज तो हट जाएगा पूरा तुरंत, लेकिन दलपुंज ना जो डांटिया के रूप में रहता है ना, वो का जो था बाह्य दलपुंज जो उसके सहारा के रूप में है। बैंगन में नहीं हटता। बैंगन में देखा ऐसे कटोरे जैसे धर ले रहा था ऊपर से, है ना, वो बाह्य दलपुंज था। बाह्य दलपुंज था, दलपुंज हट गया, लेकिन वो अंडाशय था से कुछ हो गया फल के रूप में। फल के रूप में तो बैंगन है, और बैंगन के ऊपर वाला जो 5 गो 4 गो ऐसा रहता है ना, वो बाह्य दलपुंज और रह जाता है। कुछ कुछ पौधे में बाह्य दलपुंज रहता है, लेकिन अधिकांशतः सब कच्चा होता है, खत्म। बेर में देखो खत्म, अंगूर में खत्म, अमरूद में खत्म, है ना। आगे कहता है कच्चे कि निषेचन किसे कहते हैं? तो नर युग्मक अंडाणु कि नर युग्मक शुक्राणु? शुक्राणु, है ना। नर युग्मक शुक्राणु यानी कि स्पर्म, मादा युग्मक अंडाणु को संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, ठीक ना। और पौधा हो गया खत्म। इसके बाद आता है मानव जनन तंत्र। क्या आता है ना। तो हम लोग का पौधा मानव के बारे में पढ़ा। तो मानव का, तो मानव एक लिंगी है द्विलिंगी है? तो मानव एक लिंगी है। मानव कैसा प्राणी है ना। क्यों एक लिंगी है? किसमें इसमें नर अलग और मादा अलग पाया जाता है, ठीक ना। इसमें नर, जिसमें नर जनांग पाए जाएंगे नर, है ना। अर्थात जो शुक्राणु का उत्पादन करेगा उसे काची कहेंगे? नर। और जो अंडाणु का उत्पादन करेगा उसे काची कहेंगे? मादा, ठीक है। देखो कहता है काचे कि मानव में, देखो यहाँ पर कहता है कि मानव में, है ना, मानव के विशेष अवस्था जैसे किशोरावस्था के नाम से जानते हैं हम लोग, काची के नाम से जानते हैं, है ना। किशोरावस्था 8 से लेकर के 12 साल की अवस्था तक कुछ कहा जाता है, ठीक ना। ये लगभग 20 तक कहीं कहीं देगा, कहीं कहीं 18 से 20, ठीक है। उसके बाद हालांकि युवावस्था में फिर चल जाता है, प्रौढ़ावस्था में कई इसके बाद भी, लेकिन किशोरावस्था के दौरान। देखो पुरुष किशोरावस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे, है ना। किशोरावस्था किसे कहते हैं? तो वैसी अवस्था जिसमें मानव के नर एवं मादा में अपने जननांगों का विकास होता है, अर्थात जनन इंद्रियों का काची होता है? विकास होता है, ठीक है। इसमें दोनों के शरीर में काफी काची देखने को मिलते हैं, परिवर्तन देखने को मिलता है। ये नेचुरली चीज है। और बाद फिर प्रौढ़ावस्था में आएगा तो उसमें नेचुरली चीज अपना बदलाव होगा। बुढ़ापावस्था में आएगा, दांत झड़ जाएगा, खत्म। अब मृत्युवस्था के बाद तीर्थ धाम जाएंगे, ठीक ना। तो एक नाम कहता है कि नर जननांग क्या है? नर जनन की सूची बनाए, ठीक ना। तो नर जनन का मुख्य अंग क्या है? वृषण है। मुख्य अंग क्या है? वृषण, ठीक। लेकिन इसके अलावा भी अंग है, जैसे कि क्या प्रत्येक वृषण के संबंध अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, पेनिस इत्यादि सब कच्चे हैं, नर जनन अंग है, ठीक ना। और मादा जनन अंग में, ठीक ना, तो देखो नर जनन अंग में सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? वृषण। क्या इंपॉर्टेंट है? वृषण, ठीक ना। ये प्रत्येक मानव में 2 अंडाकार होते हैं। कितना होता है? 2 होता है, मतलब कि एक जोड़ी कहीं कहीं रहेगा, है ना। एक जोड़ी अथवा 2, और दोनों काचे रहते हैं, दोनों जगहों के बीच स्थित होता है, जिसमें काचे होता है शुक्राणु का निर्माण होता है। और यह जिस थैली में रहते हैं उसे कहते हैं वृषण थैली अथवा वृषण कोष। क्या कहता है? वृषण थैली अथवा वृषण कोष, ठीक ना। इसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर हम लोग बस इतना ही पढ़ा, लेकिन आगे चल के हम लोग अध्ययन करेंगे कि यह शरीर से बाहर क्यों रहते हैं। उस श्रेणी के जंतु में वृषण थैली जो है, वृषण कोष जैसे काचे रहते शरीर के बाहर क्यों रहते हैं? तो इसका मेन कारण है कि शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन शुक्राणु को जीने के लिए कम से कम कितना तापमान चाहिए? 35 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ताप को नियंत्रित करने के लिए नेचुरली पहले ही से काचे शरीर से बाहर पाया जाता है, ठीक ना। आगे कहता है कि अधिवृषण क्या है? कौन सा वृषण? यह एक लंबी नलिका है। अधिवृषण क्या होता है? लंबे नलिका, जो वृषण के भीतरी किनारे भाग पर चिपकी होती है। और अधिवृषण कटोरी के जैसा होता है। किसके जैसा होता है ना, माने उसके ऊपर चिपका रहता है, जैसे कि वृक्क के ऊपर एपिडर्मिस नामक कवचे हार्मोन टिपा रहता है। आगे कहता है शुक्रवाहिका भी होता है। शुक्रवाहिका की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर, है ना। और एक किससे जुटा होता है? तो ऊपर की ओर शुक्राशय से जोड़कर स्खलन नली का निर्माण करता है। और इसके बाद कहता है कि स्खलन नली क्या है? तो यह एक काचे होता है, 2 छोटी नलिकाएं होता है जो शुक्रवाहिका तथा शुक्राशय को जोड़ती है। शुक्रवाहिका तथा शुक्राशय को जोड़ता है उसे काचे कहते हैं? स्खलन नली, जो आगे जाकर के मूत्रमार्ग से जुड़ता है। मूत्रमार्ग जिस मार्ग से होकर के मूत्र का विसर्जन होता है या तो उत्सर्जन होता है उसे काचे कहते हैं? मूत्रमार्ग कहते हैं, ठीक ना। और इसके बाद यहाँ पर काचे नर जननांग के चित्र है, काचे का चित्र है ना। नर जननांग के चित्र को ध्यान में रखेंगे, मादा जननांग का चित्र ध्यान में रखेंगे, क्योंकि दोनों को कभी कभी पूछता है, ठीक ना। नर जननांग में कोची कोची को दर्शाएंगे तो सबसे पहले दर्शाएंगे मूत्राशय को, काची को मूत्राशय, उसके बाद वृषण, उसके बाद अधिवृषण, उसके बाद काचे प्रेपियोस, उसके बाद काचे शुक्रवाहिका, ठीक ना। इस हम 4-5 भागों को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाएंगे, और नहीं तो फिर मार्क्स कम मिल सकते हैं, इसलिए चित्र को बढ़िया से पाना, ठीक ना। और उसके बाद कौन सा जननांग आता है? तो मादा जननांग। कौन जननांग? मादा जननांग का मुख्य अंग क्या है? अंडाशय है। क्या है?
अंडाशय, इसके साथ साथ फैलोपियन नलिका, गर्भाशय, योनि और भागवा, ठीक है। अंडाशय क्या होता है, तो इसमें भी एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है। जिस प्रकार से मानव में, नर में वृषण एक जोड़ा पाया जाता है अथवा दुगो, और मादा में भी एक जोड़ी अंडाशय अथवा दुगो, ठीक है। और जो कि प्रत्येक गर्भाशय के दोनों ओर, है ना, दोनों ओर पाया जाता है। प्रत्येक अंडाशय में संयोजी ऊतक का टुकड़ा होता है और इसमें क्या होता है, अंडाशय विकसित, अंडाणु का विकसित होता है। किसका विकसित होता है ना। देखो मादा के अंडाशय में अंडों की संख्या निश्चित होती है, लेकिन पुरुषों में शुक्राणु की संख्या निश्चित नहीं होता, ठीक है। और जिसकी संख्या निश्चित तो काचे बनता है, अनलिमिटेड बनता है, परागकण की मात्रा का, जिसमें पर परागन होगा, वायु परागन होगा, ठीक है, उसमें परागकणों की संख्या ज्यादा होती है। लेकिन जिसको में कच्चे होता है, स्वपरागन होता है, उसमें निश्चित मात्रा में बनता है, ठीक है। फैलोपन नलिका उसके बाद आता है, क्या आता है, यह एक जोड़ी चौड़ी नलिका है। कितने नलिका है, एक जोड़ी, एक जोड़ी कहने का मतलब कि दोगो, है ना। और ऊपरी भाग में शुरू होकर नीचे भाग गर्भाशय की ओर जोड़ होता है, यह अंडाणु तथा गर्भाशय को पहुंचाने में मदद करता है। फैलोपियन नलिका क्या करता है, अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाने में मदद करता है, ठीक ना। जब सर्जिकल विद्या के बारे में जानेंगे तब यहाँ पर इसी को काट दिया जाएगा, जिसको कौन कहेंगे, ट्यूबोकोटमी, क्या कहेंगे, है ना, ट्यूबोकोटमी अथवा महिला नलबंदी। जबकि पुरुषों में जब होता है तो उसको कहते हैं वैस्कोटोमी, चाहे तो पुरुष नसबंदी। नसबंदी और नलबंदी में अंतर है कि नली के जैसा होता है, ठीक ना। और उसके बाद कहता है कच्चे गर्भाशय। गर्भाशय क्या है, तो गर्भाशय मूत्राशय और मलाशय के बीच एक श्रेणी स्थित होता है, ठीक ना, जिसमें भ्रूण का कच्चे होता है विकास होता है, अर्थात शिशु का पालन कहाँ होता है, भ्रूण में ही पालन होता है, ठीक ना। और ये लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर कच्चे होता है, लंबा होता है, ठीक। इसमें लगभग कच्चे होता है, बाद में धीरे धीरे कच्चे होता है, विकसित चल जाता है। और गर्भाशय का आकार कैसा होता है, अंडाकार होता है। लेकिन शिशु के गर्भ के पश्चात, मतलब कि प्रसव होने के पश्चात धीरे धीरे कच्चे होता है, सिकुड़ने लगता है, लेकिन पहले की अवस्था में नहीं आता। उसके बाद आता कच्चे वेजाइना, ठीक है। ये पेशी ऊतक की थैली होती है ना, जो कि मादा के कच्चे होता है, शुक्राणु को ग्रहण करने का कार्य करता है। ये भी मादा का जनन अंग है, प्रमुख जनन अंग है, ठीक ना। और इसके बाद आता है कि नर युग्मक शुक्राणु, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु। नर युग्मक क्या है, शुक्राणु, और मादा युग्मक क्या है, अंडाणु, ठीक ना। और इसके बाद क्या कहता है कि इसके बाद आता है कच्चे मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, जो कि मादा जननांग से ही संबंधित है, ठीक है। यह एक नेचुरल फेनोमेना, अर्थात क्या मतलब कि प्राकृतिक रूप से है, ठीक है। इसमें किसी तरह के कच्चे करने की बात नहीं है, ठीक है। इसे हम रजो धर्म के नाम से भी जानते हैं या मासिक धर्म के नाम से भी जानते हैं। यह कितने दिनों पर साइकिल होता है, 28 दिनों पर। कितने दिनों पर, 28 दिनों पर। यह 9 से 12 शहर, मान लो कि 9 से 12 से शुरू होता है, 45 से 50 वर्ष तक चलता है ना। जब इस प्रारंभिक रूप से होता है तो उसे कहते हैं कच्चे, उसे कहते हैं रजो दर्शन। क्या कहते हैं, रजो दर्शन। लेकिन जब ये अंततः खत्म होने वाले हैं तो उसे क्या कहते हैं, रजनोवृत्ति। रजनोवृत्ति के काल कब है, 45 से 50 साल, जबकि रजो दर्शन के काल कब है, 9 से 12 साल तक, ठीक है। और इसमें प्यूरिटी के नाम से भी जानते हैं हम लोग, इसको काचे का नाम जानते हैं, प्यूरिटी, ठीक है। इसमें काचे होता है, अंड का निर्माण होता है, और जब यह निषेचन नहीं हो पाता है तो अंड काचे होता है, बेकार होकर के बाहर निकल जाता है। लेकिन उसमें शिशु का निर्माण तब ही होगा जब वो अंड काचे रहेगा, परिपक्व रहेगा, ठीक है। और इसको ज्यादा एक्सप्लेन अगला क्लास में करेंगे हम लोग। कहता है जनन और स्वाद, कुछ आता है ना। लैंगिक जनन संचालित रोग, मतलब कि लैंगिक जननांगों से होने वाला रोग, या तो फिर जनन यौन संबंध से होने वाला संक्रामक रोग को क्या कहते हैं, लैंगिक जन संचांतरिक रोग। जिसको में कौन कौन प्रसिद्ध है, तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कच्ची एड्स, फिर गनोरिया, सिफिलिस, ये सब कच्चे है लैंगिक जनन संचारित। तो ये सब सूक्ष्म जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, सूक्ष्म जीवाणु, वायरस के द्वारा, ईस्ट प्रोटोजोआ के द्वारा भी होता है। यह एक दूसरे से काची करता है, यौन संबंध से फैलता है, और ये खास करके उसके साथ फैलता है जो एक से अधिक लैंगिक संबंध रखते हैं। हालांकि भारत में बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिला है। इसकी उत्पत्ति अफ्रीका से माना जाता है ना। और ऐसा माना जाता है कि यह बंदरों से आया है। कहाँ से आया है, बंदरों से, ठीक ना। बंदर से मानव पहुंच गया, मानव से मानव करते करते भारत में पहुंच गया, भारत से बिहार में पहुंचने को मिल रहा है ना। यानी अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है ना। आगे कहता है क्या में कच्चा होता है, बैक्टीरिया जनित रोग। कौन रोग, गनोरिया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस, ये सब कच्ची रोग है। तो बैक्टीरिया जनित रोग है जो कि संक्रामक रोग है ना। और लैंगिक जन संचित रोग है। इसके बाद आता है वायरस जनित रोग, सर्विक्स कैंसर, हर्पिस कैंसर, मनुष्य के वायरस द्वारा होने वाला प्रमुख रोग है, जिसका मेन कारण कौन है, एड्स इसका मुख्य रोग है। कौन सा रोग है, एड्स, जिसका फुल फॉर्म का होता है, कई फुल फॉर्म ही होता है एड्स का, है ना। एड्स का तो मीनिंग से याद रखेंगे AIDS, है ना, एक्वायर्ड ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक ना। इसका वाहक कौन होता है, तो HIV का फुल फॉर्म याद रखेंगे, HIV, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस, ठीक ना। इसमें दोनों का कभी कभी फुल फॉर्म भी होता है। उसके बाद आता है प्रोटोजनित रोग। प्रोटोजनित रोग क्या होता है, तो ये स्त्रियों में होने जाने वाला रोग है जो कि उनके जननांगों में होता है, ठीक ना। और पुरुषों में जो कि गनोरिया जो है ना, गनोरिया और सिफिलिस जो पुरुषों के जननांगों में होने वाला खुजली के जैसा होता है, उसके बाद फिर पता चलता है कच्ची है गनोरिया। इसके लिए हमेशा कच्चे रहना चाहिए सचो। जैसे भी अगर पता चले कि जननांगों में रोग होता है, डॉक्टर से मिले, डॉक्टर से परामर्श ले, है ना, क्योंकि अपना
अगला पीढ़ी तक होने वाला रोक रहता है। उसके बाद कहता है जनसंख्या नियंत्रण। क्या कहता है? जनसंख्या नियंत्रण। देखो जनसंख्या नियंत्रण के बहुत सारे उपाय हैं, ठीक ना। जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या जो है थोड़ा सा काचा होता है, मनुष्य के विकास में बाधा डाल देता है। बाधा डाल देता है कहने का मतलब कि ना तो पोषण बढ़िया से मिल पाता है, ना तो शिक्षा बढ़िया से मिल पाता है, महंगाई बढ़ जाता है और उत्पादकता भी कम जाती है, क्योंकि खेत कम जाएगा, जमीन कम जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से कच्चा जगह मुसीबत आ जाता है। तो जनसंख्या रोकने के लिए सबसे ज्यादा उपाय कौन कौन उपाय है? तो पहला है प्राकृतिक विधि। कौन विधि? प्राकृतिक विधि में क्या होता है कि नर एवं मादा को क्या जाता है? सहवास ना करने जाता था, नियंत्रण क्या, संयम किया जाता है ना। या तो ब्रह्मचर्य का पालन करके भी किया जा सकता है, जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक ना। इसलिए पहले हम लोग के काची व्यवस्था रहता था, मठ में देखा जाता था। मठ कहने का हम लोग जहाँ गुरु जी पढ़ाते थे उसको और दूसरा नाम से कहा जानते थे, गुरुद्वारा, है ना, गुरुकुल, ठीक ना। वहां पर लोग काची कहते थे, अध्ययन करते थे। उसके बाद शिक्षा पूरा होने के बाद ही क्या कहते थे? सांस्कृतिक में, इसको हम लोग संस्कार नामक पाठ में पढ़ेंगे, है ना। और क्या कहता था? इस पारिवारिक जीवन में आता था, जिसके बाद क्या होता, उसमें जनसंख्या नियंत्रित रूप से रहती थी। लेकिन उस समय भ्रम था, है ना, कि ये जो औलाद होते हैं प्रकृति का आशीर्वाद होते हैं, है ना, ये हम त्याग नहीं सकते। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, से तो हमारा इच्छा पर है नियंत्रित, इसको हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, चाहे तो संतान की प्राप्ति कर सकते हैं, चाहे तो प्राप्त संतान के नहीं कर सकते, ठीक ना। इसलिए क्या होना चाहिए? शिक्षित होना जरूरी है। उसके बाद आता है यांत्रिक विधि। कौन विधि? यांत्रिक विधि में क्या होता है कि इसमें पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग अलग प्रकार के कच्चे बनाया गया है, यंत्र बनाया गया है, जिसे हम लोग कच्चे करते हैं, निरोध करते हैं। पुरुष के लिए अलग रहता है, महिलाओं के लिए अलग रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें कौन सी का प्रसिद्ध है? पुरुष का प्रसिद्ध है, ठीक ना। और उसके बाद किस जाती आता है? रासायनिक विधि। कौन विधि? रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में क्या चाहता है कि इसमें विधि को रसायन का नियम, यानी कि दवा, क्रीम, पाउडर, ये सब का उपयोग किया गया। हालांकि यहाँ पर नाम हम लोग को जाने के लिए नहीं है, लेकिन दवा में माला एन और माला डी बहुत प्रसिद्ध है, सहेले भी प्रसिद्ध है। और इसके बाद क्या चाहता है? क्रीम भी बहुत ज्यादा है। इसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले क्या इसका उपयोग कर लिया जाता है। उसके बाद जो शुक्राणु होते हैं, अंडाणु होते हैं, सब काफी मात्रा में मरणशील हो जाते हैं या तो फिर बेहोश हो जाते हैं, जिससे दोनों का संलयन होने की संभावना बहुत कम रहती है, ठीक ना। और इसके अलावा प्रसिद्ध है वो कौन? सर्जिकल विधि। यही सबसे भारत में प्रसिद्ध हुआ। उस समय विधि भी है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है? सर्जिकल विधि। सर्जिकल विधि में क्या होता है? पुरुष के लिए नसबंदी और महिलाओं के लिए भी नसबंदी। लेकिन एकरों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ महिलाओं के लिए नसबंदी। मूर्ख है, चल पुरुष आजाद है ना। पुरुषत्व समाज में पुरुष नसबंदी बहुत कम देखने को मिलता है भारत में, ठीक ना। सर्जिकल विधि में क्या होता है कि शुक्रवाहिका को, पुरुष के शुक्रवाहिका को काट करके धागा से बांध दिया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं पुरुष नसबंदी या तो टोबैकोटमी, नहीं भैंसकोटमी। क्या कहते हैं? भैंसकोटमी, चाहे तो फिर क्या कहते हैं? पुरुष नस बंदी। लेकिन यही मादा में क्या कहता है? मादा के फैलोपियन नलिका को काट करके धागे से बांध दिया जाता है, जिसके क्या होता है? अंड का निर्माण तो होता है, लेकिन गर्भाशय में नहीं आ पाता। तैसे क्या कहते हैं? ट्यूबोकोटमी या तो महिला नलबंदी। क्या कहते हैं? महिला नलबंदी। यही दोनों काचे है सबसे ज्यादा प्रचलन में है। इसके बाद आता है सामाजिक जागरूकता। तो इस पर तो लोग बातचीत करना ही नहीं चाहते, है कि नहीं। और खास करके भारतीय समाज में, जैसे कि खास करके आगे चल के नागरिक नहीं बनेगा। अगर जानकारी रहेगा तो कम से कम इतना तो डरेगा ना कि बीमारी ना फैले, ठीक ना। लेकिन न छोड़ दे, प्रकृति के आशीर्वाद मानना नहीं। इसे सामाजिक जागरूकता, समाज में जागरूकता नियंत्रण कर करके हम लोग काची कर सकते हैं? जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं। नहीं, जनसंख्या पर नियंत्रण सबसे पहले इसको सोचना चाहिए। अभी थोड़ा बहुत शिक्षित हुआ है कि कम से कम अगर ज्यादा ढेर मनी बाल बच्चा रहेगा ना, तब पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगा, महंगाई ज्यादा है, तब जा करके काचे हुआ है। और नहीं तो सरकार कहने से हम दो हमारे दो चल रहा है। लेकिन भारत में हम दो हमारे आ रहा है तो आने दो पर पालन करता है। नहीं, ये चलो ऐसा नहीं, हम दो हमारे दो, जियो और जीने दो, है ना। आगे क्लास अगला में, ठीक है, कोई दिक्कत